नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IXMB में। आज चर्चा करेंगे RRB PO में हिंदी विषय के कुछ संभावित प्रश्नों की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इन प्रश्नों का कुछ प्रारूप आपके लिए तैयार किया गया है, तो देखते हैं कि इनको कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, कुछ रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसकी पूर्ति आपको करनी होती है उचित शब्दों के द्वारा। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना रिक्त स्थान आज प्रस्तुत कर दिया है। तो यहाँ पर आपको प्रतिवेदन, अंकेक्षण, परिवाद, आकलन, इन चारों में से एक उचित शब्द को परिपूर्ण करना है। तो पहले तो इन शब्दों के हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना अंकेक्षण का अर्थ होता है, अंग्रेजी भाषा में इसे ऑडिट कहते हैं। जब किसी प्रमाण की सत्यता की जांच की जाती है तो उसे अंकेक्षण कहते हैं। परिवाद का अर्थ होता है शिकायत करना। आकलन का अर्थ होता है सूचनाओं को इकट्ठा करना। और प्रतिवेदन का अर्थ होता है जांच पड़ताल के बाद एक विवरण प्रस्तुत करना, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो अब क्रमशः इन शब्दों को रिक्त स्थानों में देखते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन आज प्रस्तुत कर दिया है। अर्थात जो भी जांच समिति ने जांच की है, उसकी जो भी उसने रिपोर्ट बनाई है, उसका प्रतिवेदन आज प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ पे जांच समिति लिखा हुआ है और प्रतिवेदन का अर्थ भी होता है जांच पड़ताल के बाद विवरण देना। तो इसलिए यहाँ पे उचित उत्तर होगा प्रतिवेदन। आगे बढ़ते हैं। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डैश किया। विदूषक, जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय नाटकों में हंसाने वाले पात्र को विदूषक कहा जाता है, जो नकल इत्यादि करके हंसाने का कार्य करता है दर्शकों को। तो विदूषक को देखकर दर्शकों ने परिहास, हास, अतिहास, अट्टहास। तो यहाँ पे परिहास का अगर हम अर्थ देखें तो परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक करना। हास का अर्थ होता है प्रसन्नता या फिर खुशी। अतिहास का अर्थ भी होता है खुशी। और अट्टहास का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना या फिर ठहाके लगाना। तो विदूषक का कार्य होता है दर्शकों को जोर जोर से हंसाने का। इसीलिए यहाँ पर उचित है, विदूषकों को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। आगे देखते हैं। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ, सर्वथा का अर्थ होता है सब प्रकार, स्वतः का अर्थ होता है अपने आप, ही निश्चित रूप से, और आप भी अपने आप का अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, अर्थात अपने आप छूट जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति आपको उचित शब्दों के द्वारा करनी होती है। इसके लिए आप एक एक शब्द को रिक्त स्थान में भर के देख सकते हैं कि किस शब्द के साथ वह उचित बैठ रहा है। आगे देखिए। क्षेपक शब्द का अर्थ है दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षेपक शब्द का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में वह अंश जो उसके मूल कर्ता की रचना न हो। अर्थात कोई ग्रंथ यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अधूरा छूट गया है, तो दूसरा व्यक्ति यदि उस ग्रंथ को पूर्ण करता है तो वह छूटे गया जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्षेपक। तो ग्रंथ के अर्थ में ही क्षेपक शब्द का अर्थ प्रयुक्त होता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला, अथवा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रंथ उचित है, ग्रंथ में ही क्षेपक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ दोनों का सही निकल रहा है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला।
किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य जो छूटा हुआ है उसको पूरा किया गया है, लेकिन क्षेपक हमेशा ग्रंथ से ही संबंधित होता है, इसलिए हम इसका उचित उत्तर होगा तीसरा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया पाठ या भाग। आगे देखिए, कौन सा क्रम सटीक नहीं है विलोम के अर्थ में। तो विलोम के यहाँ पे युग्म दिए हुए हैं, इनमें देखिए कि कौन सा क्रम उचित नहीं है, सटीक नहीं है। कठोर, कठोर का विपरीत शब्द कोमल होता है। पंडित, पंडित का अर्थ भी होता है बहुत अधिक जानने वाला, और विद्वान का अर्थ भी होता है बहुत अधिक जानने वाला। धनात्मक धन, ऋणात्मक ऋण। तो धन अंग्रेजी भाषा में इसको प्लस कहते हैं और ऋण अंग्रेजी भाषा में माइनस को कहते हैं। तो ये दोनों आपस में विलोम है। दाखिल करना, खारिज करना, ये भी दोनों आपस में विलोम है, लेकिन दूसरा जो इसमें क्रम दिया हुआ है यह विलोम नहीं है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। पंडित और विद्वान दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए सही उत्तर होगा पंडित और विद्वान। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कई सारे इसमें पर्यायवाची के विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा विकल्प है जो गलत है। आकाश, अनंत, तारापथ, अंबर, ये तो सही है, उचित विकल्प है ये। आकाश को अनंत भी कहते हैं जिसका बहुत दूर तक विस्तार है। तारापथ जो तारों का रास्ता है। अंबर भी आकाश का पर्यायवाची है। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु उचित है। आयु को चैतन्य भी कहते हैं, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं। ये देखते हैं। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ आदेश भी होता है, निर्देश भी होता है, और फरमान भी उर्दू भाषा का शब्द है, तीनों होते हैं। यहाँ पे आयु जो शब्द दिया हुआ है इसमें चैतन्य कहते हैं प्राण को, सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाले को, तो इसलिए ये जो विकल्प है ये हमारा इसमें उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मंजिल, दीवार, मर्यादा, दरवाजा। आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों ही शब्दों को देखना होता है वाक्य में, तो उसका आपको जो भी शब्द दिया होता है उसका आप वाक्य बना करके देख लीजिए। यदि वाक्य स्त्रीलिंग में बनता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा, और यदि वाक्य पुल्लिंग में बनता है तो वह पुल्लिंग होगा। जैसे देखिए, मंजिल, तो मंजिल का अगर मैं वाक्य प्रयोग करूं तो मैं कह सकती हूं मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूं, तो दूसरी शब्द से यहाँ पर मंजिल स्त्रीलिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। दीवार, बारिश में दीवार गिर गई, गिर गई ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मर्यादा, उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तोड़ दी ये भी स्त्रीलिंग हो गया। दरवाजा, यह दरवाजा बहुत छोटा है, तो छोटा कहने से यहाँ पे समझ में आ गया कि दरवाजा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द दरवाजा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 देखिए, दो शब्द दिए हैं प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। प्रथा हम बहुत बार सुनते हैं, प्रथा का अर्थ होता है रिवाज, रीति, ठीक है। तो प्रथा यहाँ पे जो शब्द दिया गया है प्रथा, पृथु की पुत्री कुंती को कहा जाता है। कुंती का एक नाम महाभारत में प्रथा भी कहा गया है, इसीलिए अर्जुन को भी पार्थ कहा जाता है, और प्रथा शब्द का अर्थ है रीति। तो पहले में ही हमें दिख रहा है कि प्रथा शब्द का अर्थ है कुंती और प्रथा शब्द का अर्थ है रीति, तो यह सही उत्तर होगा। आगे देखिए, जाके पांव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। तो ये बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है कि जिसने स्वयं दुख नहीं झेला वह दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। तो चलते चलते थक जाना ये नहीं होगा। दूसरे के दुख दर्द में साथी बनना ये भी गलत है। पैरों में छाले पड़ जाना ये भी गलत है। चौथा इसका आंसर सही होगा, जिसने कष्ट नहीं भोगा वह दूसरे के दुख दर्द को समझ नहीं सकता। आगे देखिए, सावन हरे न भादो सूखा
लोकोक्ति का भावार्थ है। सावन हरे न बादो सूखा, अर्थात हमेशा एक जैसा ही बने रहना, हर परिस्थिति में समान रहना। तो हमेशा एक ही समान रहना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बदलने की कोशिश न करना। कुछ प्रश्न वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करने से संबंधित भी पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य दिया जाता है जिसको विभक्त कर दिया जाता है 3 या 4 पार्ट में, उसमें से देखना होता है कि किस पार्ट में सबसे ज्यादा गलतियां हैं। देखिए, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। इसमें पहले ही भाग में आपको गलती समझ में आ गई होगी, प्रत्येक देशवासियों को। यदि यहाँ पर प्रत्येक शब्द का प्रयोग नहीं करते और कहते देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, तब ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक अर्थात एक एक देशवासियों को। अब प्रत्येक शब्द का भी प्रयोग है और वासियों बहुवचन का भी प्रयोग है, तो हम यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। आगे देखिए, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। वाक्य के पहले भाग में कोई गलती नहीं है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है, कोई त्रुटि नहीं है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। बड़ा महापुरुष है। महापुरुष के आगे यदि महा शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ ही है महान अथवा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और यही कहेंगे वह उतना ही महापुरुष है या वह महापुरुष है, तो भी वाक्य सही रहेगा। इसलिए वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह महापुरुष है, यह सही होगा। आगे देखिए, भारत की वैश्विक छवि एक उफनते हुए और प्रगतिशील राष्ट्र की है। पहला भाग देख लेते हैं, भारत की वैश्विक छवि। बिल्कुल ठीक है, वैश्विक अर्थात विश्व में। एक उफनते हुए और प्रगतिशील राष्ट्र की है। एक उफनते हुए, ठीक है, तो एक उफनता हुआ, खौलता हुआ, ये अर्थ यहाँ पर गलत निकल रहा है, इसलिए इसकी जगह होगा भारत की वैश्विक छवि एक उभरते हुए और प्रगतिशील राष्ट्र की है। उभरता हुआ, विकसित होता हुआ। वाक्य के इस भाग में त्रुटि है। आगे देखिए, उपसर्ग से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द में लगाने की शर्त यह होती है कि दूसरा भी पूर्ण रूप में एक शब्द हो और उसका भी एक अर्थ निकले। जैसे देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर दिन शब्द है, उसके आगे प्रति उपसर्ग लगा है। फिर देखिए, प्रतिभा। प्रतिभा को अभी हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखिए प्रतिनिधि। जैसे निधि का अर्थ होता है खजाना, इसके आगे यदि हम प्रति उपसर्ग लगा दे तो अर्थ हो जाता है प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि। प्रतिध्वनि, ध्वनि शब्द का होता है अर्थ आवाज, और इसके आगे जब हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रतिध्वनि, आवाज जो लौट करके आती है। तो इन सभी में आप देखिए, दिन, निधि और ध्वनि, ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द है जिनका एक अर्थ निकलता है और उपसर्ग के प्रयोग से इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रतिभा जो शब्द हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रति और भा शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए प्रति उपसर्ग इसमें नहीं है। प्रतिभा अपने आप में एक शब्द है। आगे देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द को पहले हम तोड़ देंगे। प्रति उत्पन्न मति,
प्रति अचानक से, उत्पन्न हुई, मति अर्थात बुद्धि। तो इसका अर्थ है उत्तर देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, या फिर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो देखिए प्रति उत्पन्न का अर्थ होता है अचानक से, तुरंत, जो तुरंत सोच करके उत्तर दे सके, वो होता है प्रत्युत्पन्न मति। हम जब पुरानी कहानियां पढ़ते हैं पंचतंत्र इत्यादि की, तो वहां पर इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, प्रत्युत्पन्न मति। आगे देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अधिनियम संविधान में होता है, संविधान के अंतर्गत आता है अधिनियम, तो ये नहीं होगा। अधिसूचना और अधियाचना भी कानून से संबंधित है। राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसको कहते हैं अध्यादेश। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अधि धन आदेश, अध्यादेश। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। आगे देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 14 सितंबर 1949 यही वह ऐतिहासिक दिन था जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, इस दिन को याद रखने के लिए। आगे देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। संज्ञा प्रकरण में आती है भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसी की जाति बताती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के बारे में बताती है, और भाववाचक संज्ञा जो भाव होते हैं उनके विषय में बताती है, जिनको केवल महसूस किया जाता है, उनको केवल अनुभव किया जाता है। तो बचपन, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटा सा। तो अदृश्य, अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे, तो सूक्ष्म का अर्थ तो छोटा होता है। दृष्टव्य, देखने योग्य। निश्चित, जो चीज निश्चित हो। और स्थूल, स्थूल शब्द का अर्थ होता है मोटा या बड़ा। तो सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा और स्थूल शब्द का अर्थ होता है बड़ा, इसलिए सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति शब्द परंपरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका विशेषण अगर हम बनाएंगे तो संस्कृत भाषा है, संस्कृति कोई शब्द नहीं है, सांस्कृतिक भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका विशेषण बनेगा सांस्कृतिक, संस्कृति से सांस्कृतिक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान को परखने के लिए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी जिनको संशोधित किया गया, और संशोधित करने के पश्चात 22 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। तो इस तरह से परीक्षा में कुछ प्रश्न आते हैं, उनका हमने प्रारूप आपके लिए प्रस्तुत किया है। आगे भी हम इसी तरीके के प्रारूप आपको देते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी परीक्षा के लिए आसान हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।